थैंक यू अतुल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, दैट इज पंचकर्मा। ऐसा होता है कि जब हम अपनी लाइफ जीते हैं, तो हम लोग जो भोजन करते हैं, जो पॉल्यूशन हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो स्ट्रेस हमें बियर करना पड़ता है, एजिंग है, चोट लगती है, इन्फेक्शंस होते हैं, ये सब तरह का अटैक हमारी बॉडी पे चलता रहता है। बॉडी पर इन सब तरह का अटैक चलने से और हमारी बॉडी को जब यूज करते हैं, हम लोग काम करते हैं, खाते पीते हैं, अंदर इतने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे हर मशीन जब रन करती है, तो वो कुछ ना कुछ वेस्टेज प्रोड्यूस करती है। हर फैक्ट्री जब चलती है, तो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन पैदा होता है। वैसे जब हमारी बॉडी में इतना मशीनरी चल रही है, तो हमारी बॉडी में भी कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होते हैं। जो ग्रॉस वेस्ट मटेरियल हैं, लाइक स्टूल है, यूरिन है, स्वेट है, वो तो बॉडी में से निकल जाता है, हमको दिखता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाती है, सांस के थ्रू दिखती है। लेकिन कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी के सेल के अंदर छुप जाते हैं और जो किसी लैब टेस्ट वगैरह में ज्यादा नजर में नहीं आते हैं। उनमें से कुछ-कुछ तो नज़र आते हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, आपका कैल्शियम कम हो गया। इस तरह की कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ हम लोग देख लेते हैं ब्लड टेस्ट में। बहुत कुछ ज़्यादातर जो है नज़र नहीं आता और हमारी बॉडी के अंदर ही अंदर वो टॉक्सिन जमा होते रहते हैं। वो टॉक्सिन को, ज़हर को बाहर निकालने का कोई प्रोविज़न होना चाहिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। वो नहीं मानते कि इस तरह कोई ज़हर जमा होता है, उसे बाहर निकालना चाहिए, ऐसा वो लोग इस कांसेप्ट को ही नहीं मानते। पर आयुर्वेद मानता है कि हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स, कुछ विष जमा होते हैं, जिनको पीरियोडिकली बाहर निकालना चाहिए, उनको समय-समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए और इस प्रोसीजर को बोला गया है पंचकर्म। पंचकर्म का शाब्दिक अर्थ है, पंचकर्म मतलब 5 कर्म, 5 प्रोसीजर्स। ये 5 प्रोसीजर्स हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन आप चाहें तो बीमार होने पर भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम होने पर हम लोग एक रेमेडियल मेजर के तौर पे डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हैं। जब आपका ब्रेकडाउन मैनेजमेंट है, जब आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो लेके मैकेनिक के पास जाएँगे। वैसे जब बीमार हो गए, उसके बाद में हम पंचकर्म करेंगे, दवाइयाँ खाएँगे वगैरह-वगैरह। लेकिन आप एक पीरियोडिक मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। हमारी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलने से पहले-पहले उसकी सर्विस होनी चाहिए, उसका तेल फ़िल्टर वगैरह चेंज होना चाहिए। वैसे ही ये भी गाड़ी है, इसका भी एक पीरियोडिक मेंटेनेंस होना चाहिए। तो आपको मार्च के महीने में एक पंचकर्मा, दैट इज़ वमन, जून के महीने में दूसरा एक पंचकर्मा होता है वस्तियाँ, वात के लिए, और तीसरा पंचकर्म जो है वो है विरेचन, जो आपको सितंबर के महीने में, मार्च, जून, सितंबर में आपको वमन, वस्ति, विरेचन, ये 3 तरह का पंचकर्म करवाना चाहिए। इससे आप बड़े लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। आयुर्वेद में डेफिनेशन क्या है कि आप बीमार है कि नहीं है? हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन क्या है? अगर आपका वात, पित्त, कफ कंट्रोल में है, बैलेंस में है, तो आप हेल्दी हैं। अगर आपका वात या पित्त या कफ या इनमें से 2 या तीनों अगर आउट ऑफ बैलेंस हैं, बढ़ गए या कम हो गए, तो आप बीमार हैं। तो इस इम्बैलेंस को दूर करना, आपका जो वात पित्त कफ है वहीं पर आपको वापस लेकर आना, वात पित्त कफ को घटाकर या बढ़ाकर, ये पंचकर्मा होता है और यही हेल्थ है। तो वात पित्त कफ का बैलेंस रिस्टोर करना इज हेल्थ। वात पित्त कफ का बैलेंस खत्म हो जाना इज इलनेस, इज इल हेल्थ। तो वात पित्त कफ का बैलेंस अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, तो खाना खाने के साथ में, डाइट का ध्यान रख के, फिजिकल एक्टिविटी के साथ में, थोड़ी बहुत हर्ब्स खा के कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप अलर्ट हैं, आप खाने-पीने को लेकर बहुत केयरफुल हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साधना, मेडिटेशन करते हैं, कभी-कभी कुछ-कुछ हर्ब्स भी खाते हैं, तो आपका तीनों तरह से जो है वात पित्त कफ का मैनेजमेंट सही चल रहा है, तो आपको पंचकर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन जब शरीर में इतने टॉक्सिन जमा हो गए कि इन तीनों से ज्यादा हेल्प नहीं मिल पा रही है, ये तीनों तो फिर भी करने पड़ेंगे, तो आपको एक बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, दैट इज पंचकर्मा। पंचकर्मा में आपको बॉडी के जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना है। दिस इज पंचकर्मा। इसमें कौन कौन से 5 कर्म आते हैं? वमन, जो बॉडी के अपर 1/3 को क्लींस करता है, डिटॉक्स करता है। इसमें वॉमिटिंग करवाई जाती है। ऑल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ऑल कफर डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए वमन करवाना लाभदायक है। ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट्स को तो ये क्योर तक कर देता है। डजंट ओनली मैनेज ब्रोंकियल एस्मा, इट कैन इरेडिकेट ब्रोंकियल एस्मा, बिल्कुल अप्रूट कर सकता है। वमन पहला प्रोसीजर है, वमन, वॉमिटिंग करवाना। वॉमिटिंग ऐसा नहीं कि उल्टी है, आपको कभी उल्टी आ जाती है, कभी नहीं आती है, उल्टी करना अच्छा नहीं होता, नहीं, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है।
आपको सुन के शायद समझ में नहीं आएगा, आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलना चाहिए, मिलना पड़ेगा, तो पता चलेगा। जितनी भी एलर्जीज हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी एलर्जी है जैसे ब्रोंकियल एस्मा, चाहे स्किन एलर्जी है, एक्जिमा है किसी भी प्रकार का, इन सब में, हाई कोलेस्ट्रॉल में, इन सब में वमन बहुत ही वंडरफुल हेल्प करता है। माइग्रेन में एंडलेस डिजीज की लिस्ट है। पहला प्रोसीजर वमन, वॉमिटिंग करवाना, अपर 1/3 के लिए। मिडिल 1/3 या जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके लिए दूसरे नंबर का पंचकर्मा आता है विरेचन। एक तरह का लैक्सेटिव देते हैं पेशेंट को, परगेशन करवाते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड परगेशन होता है। एक दिन में आपको सिर्फ एक बार, एक दिन में 10, 20 या 30 लूज मोशन लगवाए जाते हैं, जिससे कि आपका टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन डिटॉक्स हो जाता है। पहला वमन है जो आधा पौना घंटा चलता है। उसके अलावा आपको मसाज वगैरह रहती है, ऑयल वगैरह रहता है, वो सब बड़ा कंफर्टेबल है। आपको 15-20 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेन करना पड़ता है वमन करने के लिए, पहले प्रोसीजर के लिए। दूसरा विरेचन, ये आपको 12 घंटे चलता है। आपको 15, 20, 30 लूज मोशन आते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कोई वीकनेस नहीं आती, कोई डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होता। तो सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे 10-15 लूज मोशन आ जाएंगे, मेरा क्या होगा। आप अच्छे ही होंगे। पहला वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा वस्तियां। ये मेडिकेटेड एनिमास हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बेस्ट हैं, हर तरह के पेन के लिए बेस्ट हैं। और जो विरेचन था वो मेटाबॉलिक जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स उनके लिए बेस्ट है, एंजाइम्स को रिस्टोर करने के लिए बेस्ट है। तो अपर 1/3 के लिए हम करते हैं वमन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, लिवर के लिए, स्प्लीन के लिए और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं विरेचन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं वस्तियां। चौथे नंबर पर आता है नस्या, जो कि कुछ नेजल ड्रॉप्स इंस्टिल करते हैं, जो कि माइग्रेन, हेडेक और मायोपिया और ड्राई आई, शोखरा सिंड्रोम, मल्टीपल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, जितने भी अपर एरिया की प्रॉब्लम्स हैं, क्लेविकल से ऊपर ऊपर, इन सब के लिए नस्से बहुत ही वंडरफुल है। अब बीमार नहीं भी है तो भी आपको ये करना चाहिए। और लास्ट जो पंचकर्म है वो ब्लड लेटिंग। अगर आपको हाइपरटेंशन है, स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड और आपको ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, एलर्जीज हैं, तो आपको रक्त मोक्षण में ब्लड लेटिंग की जाती है। जलौका लगा के, जौंक के द्वारा या नीडल के द्वारा कुछ ब्लड निकाला जाता है। और इसीलिए अगर आप पीरियोडिक ब्लड डोनेशन करते हैं, अपने बर्थडे वाले दिन जाके अगर आप 1 यूनिट ब्लड का दान करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो रक्तदान महादान है, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं और आपका जो ब्लड का जो आप पार्ट निकाल रहे हैं, उससे आपका ऑटोमेटिक डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है। तो वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्त मोक्षण, ये 5 प्रकार का पंचकर्म बोला गया है। आपको वमन का जो बेस्ट मौसम है वो है मार्च, विरेचन का बेस्ट मौसम है सितंबर और वस्तियों का बेस्ट मौसम है जून। ये तो है प्रिवेंटिव, अगर आप बीमार नहीं हैं। अगर आप एक पीरियोडिक मेंटेनेंस या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करना चाहते हैं, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करना चाहते हैं बॉडी की, तो आपको इस मंथ में ये करवाना चाहिए। अगर आप बीमारी हो गए, तो बीमार होने के बाद में किसी महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत जाना चाहिए। आपका डॉक्टर आपका वैद्य देखेगा। आपको वमन चाहिए, विरेचन, वस्तियां, नस्य, रक्त मोक्षण, पांचों में से क्या चाहिए? क्या पांचों चाहिए? क्या पहला और चौथा चाहिए, दूसरा तीसरा चाहिए, पहला और पांचवा चाहिए? योर वैद्य विल डिसाइड कि आपको कौन सा पंचकर्मा चाहिए। सबको सब नहीं चाहिए होते। पंचकर्मा में कितना टाइम लगता है? पंचकर्मा कैन बी एज स्मॉल एज अ 5 मिनट प्रोसीजर। शायद आपका एक पंचकर्मा हो जाएगा 5 मिनट में। और पंचकर्मा इतना लंबा भी हो सकता है कि पंचकर्मा आपका चलेगा 6 महीना। तो ये बहुत छोटा भी हो सकता है, बिकॉज आपको शायद एक प्रोसीजर एक बार चाहिए। आपको नस्य चाहिए, थोड़ा यहाँ पे मालिश मालिश की और नाक में कुछ ऑयल डाल दिया, एक पंचकर्मा हो गया, आपको 10 मिनट में फ्री हो गए आप। लेकिन अगर आपको वस्तियां चल रही हैं, तीसरे नंबर का पंचकर्मा वस्तियां, तो 1 महीना चलेगा। अगर आपको सारे चल रहे हैं तो 6 महीना चलेंगे शायद। तो आपकी बीमारी, आपकी एज, आपका टेम्परामेंट, आपको बहुत कुछ आपका देखकर डिसाइड किया जाता है कि आपको पंचकर्मा कितने समय के लिए चलेगा। हर तरह की इनक्योरेबल बीमारी के लिए पंचकर्मा से हमने बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स लिए हैं। लोगों को बहुत बहुत फायदा होता है। मेडिकल एथिक्स नहीं अलाउ करते कि हम कोई क्लेम करें, हम कोई गारंटी वगैरह कोई नहीं दे सकते, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि ऐसी भी मेडिकल कंडीशन हो, पंचकर्मा एक बार जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि यावत नास्ति निरिंद्रिय तावत चिकित्सा कर्तव्य कालस्य कुटिला गति। जब तक व्यक्ति निरिंद्रिय, जब तक व्यक्ति डेड नहीं हो जाता, तब तक चिकित्सा करते रहना चाहिए, क्योंकि काल की गति कुटिल है। आपको नहीं पता कि कब समय क्या टर्न ले लेगा। आपको लगता है कि आप इनक्योरेबल हैं, इस बीमारी का क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं है, पीजीआई वालों ने मना कर दिया, अब क्या करेंगे। आपको पंचकर्म एक बार आयुर्वेद ट्राई करना चाहिए।
यू नेवर नो, क्योंकि बॉडी आपकी नेचुरली हेल्दी रहना चाहती है, आपकी बॉडी को बीमार रहना पसंद नहीं है, आपकी बॉडी बाउंस बैक करती है वापस हेल्दी होने के लिए। पंचकर्मा कैन बी अ वंडरफुल असिस्टेंस आपकी विजडम के द्वारा। अगर आप बहुत वाइज है, पहले आप टॉक्सिन इकट्ठे नहीं होने देंगे, अगर टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, पंचकर्म के द्वारा उनको पीरियोडिक मेंटेनेंस के द्वारा बॉडी में से बाहर निकाला जा सकता है, एंड यू कैन रिस्टोर अ वंडरफुल हेल्थ। थैंक यू अतुल, एंड फिर कभी नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।